अस्सलाम वालेकुम। आज एक रेटिंग सर्विस है फिच रेटिंग, उसकी एक रिपोर्ट है BMI। उसने पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से भी तबसरा किया। इकॉनमी के ऊपर तो किया ही है, लेकिन जो उसने पाकिस्तान की सियासत के ऊपर तबसरा किया बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है 18 माह चल सकती है और इमरान खान उसके हक़ में फ़ैसले तो आ रहे हैं, लेकिन मुस्तक़बिल करीब में ऐसा कोई चांस नहीं है कि इमरान खान बाहर आ जाएँ, जेल से निकल आए, रिहा हो जाए या इक़्तिदार में वापस आ जाए। लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हुई कि मौजूदा हुकूमत गिर जाती है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने तबसरा किया है कि उन्होंने कहा अगर ऐसी सूरत बनती है कि मौजूदा हुकूमत गिर जाती है तो इसके गिरने की सूरत में एक मिलिट्री बैक्ड टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनेगी जिसको फ़ौज की हिमायत हासिल होगी। इलेक्शन वैक्शन कोई नहीं होने पाकिस्तान में। अब ये एक ऐसा तबसरा है जो इस्लामाबाद में एक गॉसिप चल रही है पिछले कई हफ्तों से। उनका ख्याल ये है कि शहबाज शरीफ इज़ हाईली अनपॉपुलर। ये राय खुलेआम दी जाती है, कोई ऐसी चीज़ नहीं मैं जो आपको ख़बर के तौर पर बता रहा हूँ। और इकनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, और IMF का जो एग्रीमेंट इन्होंने किया है उसके नतीजे में बजट के अंदर कुछ इकदाम लिए हैं, उससे महंगाई में भी और इजाफा होना है। और ये ऐसी सूरत हाल है कि जो कोई भी पोलिटिकल गवर्नमेंट, ताकतवर गवर्नमेंट जो है वो भी ये बोझ उठाने की पोजीशन में नहीं होती। तो PMLN की हुकूमत माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी के वोटों के सर पे खड़ी है। अगर पीपल्स पार्टी के वोट साथ ना हो तो इनके पास सादा अक्सरियत भी नहीं है। तो ये एक बहुत ही वल्नरेबल सा सेटअप है। तो ऐसे वल्नरेबल सेटअप में कितनी देर ये चल पाएंगे, इसके ऊपर यहाँ चह में गोइयाँ यही होती थी कि ये ज़्यादा देर शहबाज शरीफ सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। फिर दूसरी एक क्या सराई वो सिविल मिलिट्री रिलेशंस के हवाले से होती है, क्योंकि कुछ फ़ैसले ऐसे सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से आए हैं जो बज़ाहिर PTI की फेवर में जाते हैं। जैसे रिज़र्व सीट का फ़ैसला है, तो मेरा तो ख्याल ये है कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने जब बल्ले का निशान के ऊपर फ़ैसला हुआ था और इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला था वो नाइंसाफ़ी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस गलती की इस्लाह की है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मिस इंटरप्रेट की थी उनका फ़ैसला, अब उन्होंने उसकी दुरुस्तगी कर दी। लेकिन एक सियासी हलकों में उसका तासुर यह है कि ये PTI के हक़ में फ़ैसले आए हैं। इस्टेब्लिशमेंट पता नहीं ये चाहती थी या नहीं चाहती थी, लेकिन क्या पॉलिटिकल गवर्नमेंट ऐसी सिचुएशन में सर्वाइव करेगी? तो नए आर्मी चीफ का तकर्रर होता है नवंबर के महीने में जाकर, 29 नवंबर है आई थिंक, 2025 उसकी तारीख है। तो अब से लेकर जो तब तक की मुद्दत है आप इसको जमा कर लें तो ये 16-17 माह का जो अरसा बनता है। ज़्यादातर लोग इस मौजूदा हुकूमत को उतना ही टाइम देते हैं। तो फिच ने कोई बहुत बड़ी कोई साइंस नहीं डेवलप की कि ये 18 महीने बाकी हैं इस हुकूमत के पास। इसने भी यही देखा है कि नवंबर एंड तक आर्मी चीफ की मुद्दत है, तो तब तक तो ये बच जाएंगे, शायद उससे ज़्यादा इनका चलना मुश्किल होगा। क्या रियलिटी में ऐसी सूरत हाल है या इसका कोई हकीकत से कोई तल्लक नहीं, सिर्फ एक पॉलिटिकल गॉसिप है, ख्याल रही है, या ये हकीकत है? तो प्रोग्राम में इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ जो शुरा है आज के प्रोग्राम में सेनेटर नासिर भट्ट साहब हैं PMLN से, शुएब शाहीन साहब हैं पाकिस्तान तहरीक, वी आर होपिंग कि जस्टिस शाइक उस्मानी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, और माजिद निज़ामी साहब मारूफ तज्जिया निगार हैं, वो भी हमारे साथ है। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। बट साहब 1.5 साल ताड़ी हुकूमत जाना ली, कोई अंजी सूरत हाल है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसी कोई बात आई नहीं, ये 5 साल हुकूमत चलेगी। तो 5 साल में इंशाल्लाह हमने पीपल्स पार्टी ने और MKM ने साथ मिल के हुकूमत बनाई है। इसके अलावा आप मुझे बताएं जो जिस तरह के इलेक्शन हुए हैं 2024, जिन्होंने आपको साथ मिलाया, अगर उन्होंने आपको साथ मिलाने का फैसला वापस ले लिया फिर क्या करें? नहीं, देखिए हमने मिल के फैसला किया है, पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग नून ने और MKM ने, कि जिस तरह के हालात थे अगर हुकूमत, हमने तो पहले अभी जरदारी साहब का चंद दिन पहले एक बयान आया था कि हुकूमत बनवा भी सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं, आपको पता है? उसके बाद बड़ा शोर मचा था। नहीं देखिए, वो हमारे साथ शामिल हैं, गवर्नर उनके हैं, पंजाब में उनके गवर्नर हैं, KPK में उनके गवर्नर हैं, सेनेट के चेयरमैन उनके हैं, डिप्टी स्पीकर उनके हैं। तो वो हमारे साथ कोलिशन में शामिल हैं और हम और पीपल्स पार्टी और MKM हम जिम्मेदार हैं जो हुकूमत हमने ये बनाई है। लेकिन जो हालात हैं आप मुझे बताएं, ये मखसूस नशिस्तों पे क्या हुआ? अगर जजेस ने ऐसे ही फैसले करने हैं तो फिर हुकूमत भी वही चला लें। अब आप मुझे तो लगता है जजेस ने अच्छा फैसला किया। नहीं, क्या अच्छा, क्या वो जो PTI है वो गई थी कि सीटें थे, वो तो सुन्नी आ गया, उनका तो कोई उधर नुमाइंदा ही नहीं था। देखिए ना, पाकिस्तान में कमाल ये है, सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला किया, उसके ऊपर इलेक्शन हो गए। आज 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट कहती है उसके फैसले की इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की, जिसके ऊपर इलेक्शन भी हो गया, सारा कुछ हो गया। उन्होंने कहा इंडिपेंडेंट है, ये पार्लिमानी पार्टी भी नहीं। 6 माह बाद पता चला फैसले ही गलत उन्होंने तशरीह की थी उसकी। सुप्रीम तो कोर्ट उसकी इस्लाह नहीं करनी सुप्रीम कोर्ट? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो जुल्फिकार अली भुट्टो उनको फांसी चढ़ा दी उसकी। उसके बाद अब फैसला आप कहा कि गलत दे दिया था। तो मुझे एक चीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे कायद नवाज शरीफ को वो साकिब निसार
ने जो गलत फैसले करके गलत किया था तो उसको कटहरे में ले आते तो आज ये हालात ना लाए ना कटहरे में। आपकी एक रेफरेंस भेजें। नहीं, उसको ले लिया ना सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फिकार और भुट्टो के केस में फैसला दे दिया जी कि वो गलत कोशिश करें ना, दरखास्त दें। देखें ना, मैं कहता हूँ ये भी काजी फायदा साहब एक नोटिस ले लें, बता दें हम मुस्लिम लीग की वर्कर को तो तसल्ली दे दें कि ये सुप्रीम कोर्ट ने जो किया था सारा गंज ये उसका नतीजा। आज हम जिस जगह 2018 में आपका शेर का निशान भी लिया था सेनेट में, देखे ना, लेकिन हमारे साथ जो कुछ हुआ अगर उसकी सजाएं उन लोगों को मिल जाती, आज भी वक्त है तो फिर ये हालात ना होते। आज महंगाई क्यों है? 2017 में आपकी हुकूमत रहने वाली है कि जाने वाली है, ये बताएं आप। नहीं, हमने 5 साल पूरे करने। शोएब साहब आप बताएं, ये हुकूमत चलेगी या 1.5 साल में छुट्टी हो जाएगी? ये तो अभी भी कौन सी हुकूमत है, ये तो कठपुतली है। जो चलाने वाला है और रावलपिंडी में बैठा हुआ है। कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई, अतात तारड़ को किसने अख्तियार दिया था जाकर के कहे कि नहीं जी हम आर्टिकल 6 भी लगा रहे हैं, बैन भी लगा रहे हैं। अब वो सागदार कह रहा है हमारी बात बता दियो, हमारी बात बता दियो कि हमारा ये इरादा है। अगर कान में बात बताने वाले होते तो कान में वाली बात, अतात तारड़ एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है गवर्नमेंट का, वो जाकर स्टेटमेंट दे रहा है और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की कंसेंट के बगैर अतात तारड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता। ये आप रूल आउट कर दीजिए। आपका ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर से पूछने की ज़रूरत है? प्राइम मिनिस्टर वो आज खुद है भी कि नहीं है? वो तो इनके अपने लोग इस बात को मानते हैं कि वो तो जो होता है ना कठपुतली तो दूर की बात है, उससे भी कम तरह अगर उसको कोई दर्जा है तो वो है। कोई गलत लफ्ज़ कोई बोलेगा मुझे काटना पड़ेगा, इसलिए मैंने अगली लफ्ज़ से अवॉइड कर जो आपका इरादा बन रहा था वो ज़्यादा अवॉइड कर लिया जानते बूझते हुए आपके प्रोग्राम की प्रेस्टीज की वजह से। लेकिन देखें बात यह है कि ना इनकी हुकूमत है, 17 सीटों वाले हुक्मरान अगर बन के बैठेंगे तो उनकी हैसियत क्या होगी, उनकी कॉम्पिटेंस क्या होगी, उनकी स्किल और विल क्या होगी और कैसे आगे वो रिस्पॉन्ड करेंगे। बात सिंपल ये है, मुल्क इनसे नहीं चल रहा, आइन और क़ानून पामाल हो चुका है। इन्होंने क़ानून का जिस तरह से मिसयूज़ और मजाक करना शुरू कर दिया है। देखें ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, क्या हमने अपने आप को खुद इंडिपेंडेंट किया था? किसके नाम पे वोट मिले थे? मुझे हो या जिसको भी हो, इमरान खान के नाम पे, पिटे के नाम पे वोट मिले थे। आज अगर उस निशान को जिस अंदाज से जो आथर जज है चीफ जस्टिस, जिसके ऊपर हमारे बहुत ज़्यादा एतराज़ात भी हैं, वो खुद कह रहा है कि मेरी जजमेंट को मिस इंटरप्रेट किया है इलेक्शन कमीशन ने। वो तो मोहर लगा दी ना अब सुप्रीम कोर्ट अच्छा ने। अब उसके बाद मुझे ये बता दें कि आज जिस अंदाज से ये आगे प्रोसीड कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला कर दिया है, अच्छा आपका हक है कि आप रिव्यू में जाएं, आप चले गए हैं, वेट करें, लेकिन जिस अंदाज से ये बातें कर रहे हैं, जिस अंदाज, अच्छा मुझे बताएं इनको किस कानून और आइन के तकाजे के तहत, आर्टिकल 51 के तहत कि जी जो अपना प्रोपोर्शनेट शेयर ले लिया कि बाकी सीटें भी हमें दे दें? क्यों दे दें भाई? आपको कोई खैरात है, ये कोई गिफ्ट है या ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने असूल वज़ा कर दिया है, वो तो खैर आप उनको नहीं मिल पाएंगी कोई। अच्छा फिर एक बात कह रहे हैं शाहिद उस्मानी साहब को, सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह, भाई जुल्फ़िकार अली भुट्टो के प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया था जिसके ऊपर उन्होंने फैसला किया। फिर दूसरी बात जो उन्होंने किया, साकिब निसार ने उनको निकाला था। साकिब निसार साहब को तो फैसला ही नहीं है, ये तो फैसला ही 5 रुकनी बेंच जिसमें आसिफ सईद खोसा, जिसमें बाकी लोग सारे 5 जजेस शामिल थे, उन्होंने इनको गलत फैसला था क्योंकि पनामा का केस गया था, इकामा के ऊपर उसको निकाल दिया। रिव्यू में जाते आगे प्रोसीड करते, लेकिन असल झगड़ा तो आज भी है। एवनफील्ड अपार्टमेंट का मालिक कौन है आज ये बता दें? नवाज शरीफ की फैमिली है, तो जो भी मालिक है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट उन्हीं की मलकियत। आपको पता है फैसला जो आया है वो ये आया है कि जी ये मिल्कियत साबित नहीं हो सकी, एडमिटेड फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। जो आमिर फारूक साहब वाला फैसला आया जिस पे इनको ब्री किया है, इस बात पे आया है कि जनाब वो मिल्कियत के असल सबूत आप सामने नहीं लाए। नहीं, इस बात को आप एडमिट करते हैं। माने मलकियत थी, वो मियाँ साहब के वालिद साहब ने वो जगह ली। आप मुझे बताएं, वो तो सियासत में मियाँ साहब बाद में आए, तो आप एक्सप्लेन करें फिर। लेकिन एक्सप्लेन की ना, लेकिन मियाँ साहब के वालिद ने खरीदी और अचानक एक दिन कतरी शहजादे को ख्याल आया, ख्वाब आया, सोया हुआ उठा था, उसने कहा कि वो बड़े अब्बा जी कह के गए थे ये हुसैन नहीं, देखें उस वक्त वो छोड़े उस बात को, मैं ये कहानी में मुझे बताएं। ये शाहिद उस्मानी साहब ये जो फिच वाली रिपोर्ट आई है सर, इसने 2-3 बातें बड़ी मानी खेज कही हैं। इसने कहा कि इमरान के हक में फैसले तो आ रहे हैं लेकिन इमरान का बाहर आने का कोई इम्कान नहीं है। ये एक इंटरनेशनल इदारा है जो पाकिस्तान की सिचुएशन के ऊपर कमेंट्री कर रहा है, और वो कमेंट्री करते हुए ये तो कह रहा है कि अदालतें फैसले दे रही हैं, लेकिन साथ फोरकास्ट ये कर रहा है कि वो फैसलों के बावजूद इमरान के बाहर आने का कोई इम्कान नहीं है। और 1.5 साल वो कहते हैं 18 माह मौजूदा हुकूमत चलेगी। कुछ ऐसा ही अरेंजमेंट है सर कि अदालतों के फैसलों के बावजूद उसका अमल दरामद नहीं होगा और ये सेटअप 1.5 साल तो चलेगा, उसके बाद कोलैप्स कर जाएगा। देखिए ये जो रिपोर्ट आई है, ये मेरे ख्याल में इस किस्म की रिपोर्ट से बहुत सी आती रहती है, लेकिन जो अभी सिचुएशन मुल्क में है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दे दिया और वो फैसला एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो वो फाइनल होता है। जब तक कि वो रिव्यू ना हो, रिव्यू भी
फाइल कर दी गई है। अब देखेंगे इसके बाद क्या होता है। लेकिन सिचुएशन ये है कि अगर फ़र्ज़ किया रिव्यू डिसमिस हो जाती है तो ये इनको सीट्स मिल जाएंगी पीटीआई को, और पीटीआई फिर भी मेजॉरिटी में तो नहीं होगी, लार्ज पार्टी होगी लेकिन मेजॉरिटी में नहीं होगी। इनकी हुकूमत तो फिर भी इन्हीं लोगों की होगी, कोलिशन पार्टनर्स की। अगर ये कोलिशन पार्टनर्स ब्रेकअप हो जाए किसी वजह से तो उस सूरत में यकीनन पॉसिबिलिटी है कि ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन फिलहाल तो इसके चांसेस मुश्किल नज़र आते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो बातें तो बहुत करती है लेकिन उनको मालूम है कि उनका इंटरेस्ट पीएमएल के साथ रहने में है, पीटीआई के साथ उनका गुजारा ज़रा मुश्किल है। तो इस वजह से मेरे ख्याल में ये शाइक उस्मानी साहब, लेकिन ऐसे क्रूशल टाइम पे जब 2-3 डेवलपमेंट चल रही हैं, एक रिव्यू फाइल हो रहा है, दूसरा इन्होंने कहा आर्टिकल 6 लाएंगे, वो भी मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, कहा पीपल्स पार्टी पीटीआई को बैन करेंगे सियासी जमात के तौर पर, वो भी रेफरेंस की शक्ल में मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा। ऐसे में 4 एडहॉक जजेस लगाने का फैसला किया। एक जज साहब ने, मुशीर आलम साहब ने कहा कि वो नहीं आएंगे, बाकी 3 जजेस का भी मालूम नहीं है। ये कंट्रोवर्शियल मूव लगती है क्योंकि बार काउंसिल ने, कराची बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उन्होंने, पाकिस्तान बार काउंसिल ने उसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया। पीटीआई ने खुद उसको बड़ा स्ट्रांगली इसके ऊपर मजम्मत वाले बयान जारी किए। एज ए फॉर्मर जज आपको क्या लगता है ये टाइमिंग सही है, या ऐसे मौके के ऊपर एडहॉक जज लगा के कंपोजिशन ऑफ द कोर्ट को चेंज करना? नहीं, देखिए ये जो कोर्ट है, ये जो फैसला हुआ था वो तो उसमें ये नहीं बैठेंगे जजेस, उसमें तो वही जजेस बैठेंगे जिन्होंने फैसला किया था। रिव्यू में हमेशा ये होता है। ये अगर एक एडिशनल जजेस लिए हैं तो अगर जो आप कह रहे हैं और जिस तरह से लोग दूसरे कह रहे हैं तो वो शायद इस वजह से वो कि लोग ये कह रहे हैं कि जब ये मामला फाइनली बैन करने का पार्टी को पीटीआई का जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास तो उस वक्त ये जजेस मौजूद होंगे और शायद वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जजेस उनके फेवर में फैसला देंगे। अब वो जजेस जिनको उन्होंने लिया है तो ज़्यादातर उसमें से 2-3 जजेस तो कराची के हैं, बाकी कहीं और के हैं, और लेकिन सब ऑनरेबल जजेस हैं। मेरे ख्याल में उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि इस किस्म के का बात करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन बात सूरत ये टाइमिंग सही नहीं है। इस टाइमिंग पे उनको नहीं करना चाहिए था। टाइमिंग कंट्रोवर्शियल है, जिससे ये मूव सारी कंट्रोवर्शियल हो जाती है, क्योंकि वो केसेस जो आने वाले हैं वो सियासी नौयत के हैं। जी बिल्कुल, या वो ये कह सकते हैं 2 महीने छुट्टी, ये कह सकते हैं वो चीफ जस्टिस साहब कि वो सियासी केसेस में वो नहीं आएंगे, वो जो नॉर्मल लिटिगेशन है पब्लिक की उसके केसेस को वो हैंडल करेंगे। ये अगर वो डिक्लेरेशन दे देते हैं या ये इंडिकेशन दे देते हैं तो मामला ख़त्म हो जाएगा। ये वैसे ऐसी वजाहत आने का इम्कान ना होने के बराबर है, लेकिन मेरे अपने दिल में भी यही ख्याल आता है कि ये काजी फायज ईसा साहब को अल-ऐलान कह देना चाहिए कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या पोलिटिकल केस में ये जो एडहॉक जजेस हैं वो नहीं बैठेंगे, फिर ये मामला तय हो सकता है। माजिद निज़ामी साहब से राय ले लें, फिर आपकी तरफ आता हूं। माजिद निज़ामी साहब, सियासी मामला जो इस वक्त फसाद की शक्ल में पाकिस्तान के ऊपर पिछले 2-3 सालों से चल रहे हैं, पूरी हमारी इकॉनमी बैठ गई, मुल्क बैठ गया, हम इससे बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे, और फोर्सिबल फ्यूचर में मुझे लगता नहीं है कि हम अगले साल 2 साल में से बाहर भी निकलने वाले हैं। आपका तजिया क्या है? ये रिपोर्ट मेरा ख्याल है वही चीज़ें कह रही है जो यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों को नज़र भी आ रही हैं। जी बहुत शुक्रिया। मुझे तो लग रहा है कि इस रिपोर्ट के अंदर जो बातें की गई हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस हो रही हैं। उसकी वजह ये है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जिस तरह से ये बात हुई कि गवर्नमेंट की मुद्दत क्या है, उसमें हमारे सामने जो कॉम्पोजिशन नज़र आती है नेशनल असम्बली में, उसमें पीपल्स पार्टी का रोल डेफिनेटली बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मुझे नहीं लगता कि वो कभी एंटी इस्टेब्लिशमेंट कोई पॉइंट ऑफ व्यू लेते हुए पीटीआई के साथ जाएगी। तो जो सूरत हाल मुझे बनती नज़र आ रही है उसमें ये हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर चेंज हो किसी भी वक्त, क्योंकि हमारे पास ऐसी एग्जांपल्स हैं। जनरल मुशर्रफ के जाने के बाद से जो एक सेटअप है या जो रियासत की पॉलिसी है उसमें ये होता है कि असम्बली कंटिन्यू करती है, प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाता है। राजा परवेज़ अशरफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, फिर अगली असम्बली में नवाज़ शरीफ, शाहिद खान अब्बासी, फिर उससे अगली असम्बली में इमरान खान और शहबाज शरीफ। तो मुझे लगता है कि अगर कोई चेंज हुई तो वो विद इन असम्बली इस तरह से होगी कि प्राइम मिनिस्टर को चेंज करके तो उस सेटअप को कंटिन्यू। जनरल मुशर्रफ के रहते हुए भी ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब को हटा के शौकत अजीज़ को लाया गया था। तो ये चीज़, ये करीने क्यास है, ये इम्कान मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एस्पायर करती है कि किसी तरीके से बिलावल भुट्टो को एलिवेट करके तो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे पहुँचाया जाए। तो वो किसी मौके के ऊपर ऐसी मूव कर सकते हैं, लेकिन एंटी इस्टेब्लिशमेंट होकर नहीं करेंगे। ये बात सही है आपकी।
जी बिल्कुल, उसकी वजह ये कि जो स्कोर कार्ड है नेशनल असम्बली का वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप पीटीआई के साथ जुड़ते हैं, इस क्रूशल मोमेंट में जुड़ते हैं कि जब वो रियासत से उसके मामलात पेचीदा हैं, गड़बड़ में है, डिफेंसिव पोजीशन है, 9 मई का वाक़या हो चुका है। सो ये सारी चीज़ें पीपल्स पार्टी की सियासत को देखते हुए ये समझ आती है कि वो उस साइड पे तो नहीं जाएंगे कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई। दूसरा ये कि पीटीआई का जो अपना नैरेटिव है वो भी इस चीज़ के साथ मुताबिकत नहीं रखता। उनकी पॉलिटिक्स का जो बुनियादी मरकज़ रहा है वो ये है कि उन्होंने 2 जमाती निज़ाम यानी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मुखालफत की है। हाँ, मौलाना फजलुर रहमान के साथ वो इसलिए माजिद, लेकिन पाकिस्तान में दो चीज़ें पाकिस्तान में अगले इसी 1.5 साल के अरसे में होनी है। पहले तो अक्टूबर इसी साल में नए चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह बन जाएंगे, मौजूदा चीफ़ जस्टिस की मुद्दत ख़त्म हो रही है। फिर नवंबर 2025 में आर्मी चीफ़ की मुद्दत कंप्लीट हो जाएगी, नए आर्मी चीफ़ की तैनाती उससे पहले ड्यू होगी। आपको लगता नहीं है बड़ा सियासी एतबार से बड़ा अहम होंगी ये दोनों अपॉइंटमेंट्स? जी मुझे लगता है कि चीफ़ जस्टिस की अपॉइंटमेंट से ज़्यादा अहम डेफिनेटली आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट होगी, और वो चूँकि अभी दूर है तो इसलिए उसके हवाले से सवालात खासे कम हैं। चीफ़ जस्टिस का मामला यहाँ पे इस तरह से नज़र आ रहा है कि इस वक्त जो मौजूदा अदलिया की टीम है उसमें ऐसे लगता है कि बाकी जजेस की राय कुछ और है और चीफ़ जस्टिस रियासत की पॉलिसीज़ के साथ जाते नज़र आते हैं। तो वो जब अक्टूबर में चले जाएंगे और नए चीफ़ जस्टिस आएंगे तो ये रियासत को एक दफ़ा फिर मुश्किलात का सामना होगा। उसकी वजह यह है कि उन्हें अदलिया के अंदर से जो सपोर्ट मिल रही है या जो कोऑर्डिनेशन है मैं समझता हूँ उसके अंदर एक तब्दीली आएगी, और हो सकता है कि वो मज़ीद इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह मज़ीद रियासत के साथ मुताबिकत ना रखें। तो इस वक्त रियासत को सियासत से प्रेशर नहीं आ रहा, ना कोई एहतजाजी तहरीक चल रही है, इसलिए उनको अदलिया से प्रेशर आ रहा है जिसको वो हैंडल नहीं कर पा रहे। तो इसलिए अक्टूबर के बाद मेरा ख्याल है कि ये शायद हालात थोड़े से मज़ीद अबतरी की तरफ जाएंगे। अच्छा, मैं इस्लामाबाद में अपने मेहमानों में आने से पहले शाइक साहब आपसे दोबारा ये पूछना चाहूँगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेज़ ने पोजीशन अख्तियार की और फिर सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस याया, जस्टिस मंदोखेल, जस्टिस आयशा, जस्टिस मुनीब बड़ी ताकतवर पोजीशन लेते रहे, बड़ा वो कन्फ्रंट करते रहे हैं वकला को भी, और इवन चीफ जस्टिस के जो आर्गूमेंट्स थे उनको भी वो चैलेंज करते रहे कोर्ट्स में बैठ के। ये एक न्यू अवेकनिंग मुझे नज़र आती है कि जुडिशरी जो है वो अपनी आज़ादी का इजहार कर रही है, बड़ा वोकल होकर कर रही है। एक तो शाबाश देनी पड़ेगी काजी साहब को कि वो लाइव दिखा रहे हैं सारा कुछ, लेकिन नया कोई सफ़र शुरू हो रहा है जुडिशरी का, आपको क्या नज़र आता है? देखिए, अब ये हो गया है कुछ महीनों से पहले, अभी आजकल के ज़माने में जबकि हम देख रहे हैं कि जजेस कोई ज़्यादा ही बोलते हैं कोर्ट्स में, और ख़ासतौर से जब टीवी पे जाते हैं तो ज़्यादा ही बोलते हैं। तो ये जो बोलने का अंदाज शुरू हो गया है और हर एक के अपने पर्सनल पॉलिटिकल व्यूज़ नज़र आता है। ऐसा लगता है जब सब जजेस के अपने पर्सनल व्यूज़ हैं और उन व्यूज़ से और सोशल मीडिया से वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जो कि पहले नहीं होता था। पहले जो हमारे ज़माने में तो जजेस कभी टीवी भी नहीं देखते थे और वो उनको पता ही नहीं था मुल्क में क्या हो रहा है, और उस ज़माने में सोशल मीडिया भी नहीं था। लेकिन अब ये शुरू हो गया है, हर एक के अपने व्यूज़ हैं और वो इस तरह से व्यूज़ जब मौका आता है तो यकीनन वो व्यूज़ सामने आते हैं, उनके जजमेंट पे भी आते हैं और यहाँ पे डिफरेंसेस हुए। लेकिन डिफरेंसेस तो हमेशा होते हैं, जब डार्क बेंच होती है तो हमेशा जजेस में डिफरेंसेस होते हैं। उसके बाद उनकी मीटिंग्स होती हैं, कई दफ़ा तो एक हफ्ते 10-10 दिन तक मीटिंग्स चलती है। वो फाइनली कोशिश करते हैं कि वो एक पॉइंट पे इकट्ठा हो जाए, लेकिन जजेस के में आपस में डिफरेंसेस होते हैं और इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, क्योंकि जजमेंट सिर्फ वही एक्सेप्ट होती है जो कि मेजॉरिटी की हो। दुरुस्त है। नासिर भट्ट साहब, जो अदलिया है ये एक पावरफुल पिलर के तौर पर उभर रहा है, पावरफुल पिलर, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने जो पोजीशन ली है मुख्तलिफ मुकदमात में, उससे लगता यह है कि आइंदा आने वाले महीनों में भी ये बहुत सारे मामलात के अंदर डिसाइडिंग फैक्टर होगा। एक देखें, मैं ये कहता हूँ जी कि यही जजेस हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के 2018 में भी बैठे हुए थे ना, उस वक्त क्यों नहीं उनके ज़मीर जागे कि ये क्या हो रहा है, जो कुछ होता रहा है मियां नवाज शरीफ के साथ, तो उस वक्त भी उन्होंने बड़ा जबरदस्त अदा किया। नहीं, मैं कहता हूं लेकिन आपकी छुट्टी कराने में अदा किया। आप देखें ना, वो इंसाफ था या नहीं था ये मैटर नहीं करता, लेकिन वो दुरुस्त नहीं था, गलत फैसला था, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ जिस तरीके से नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया। ज़मीर तो अच्छा होता, आज हम इस हालत में ही ना पहुंचते। एक चलती हुकूमत ख़त्म की, अकामा से और पनामा से अकामा आया, कुछ नहीं आया। मुझे आप बताएं, ये कंटिन्यूटी वहाँ से चली तो आज हम इस हालत में हैं। उस 2017 में कितनी महंगाई थी आप मुझे बताएं,
तो हम किसको जिम्मेदार ठहराएं कि आपने एक अच्छी चलती बलती हुकूमत को ख़त्म किया। अब जजेस अगर सारे फैसले करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने ये क्या किया मखसूस नशिस्तों पे। निसार साहब को लाइव ऐसे आप ही थे, देखे ना, मैं कहता हूँ आपको पता है ना क्या हुआ, वो फैज बाजवा, साकिब निसार, आसिफ सईद, बाजवा को भी आप लाए थे नहीं तो अगर लाए थे मलिक को भी आप लाए। अब आप मुझे एक बात बताएं, आप ये साहब कहते थे जी मियां नवाज शरीफ साहब की आर्मी चीफ से नहीं बनती, इमरान खान को कौन लाया था? एस्टैब्लिशमेंट बाजवा साहब लाए थे ना, फैज यही लाए थे 10 साल तो वो उनके साथ भी नहीं चले 2 साल 2011 से ऑनवर्ड। तो फिर क्या हुआ? वो बोलते हैं ना इमरान साहब, मैं कहता था जी आर्मी चीफ साहब को बुला लो, जो मेरे कोलिशन है, मैं नहीं बुलाता था, यही बुलाते थे। वो हमारी रिकॉर्डिंग करते हैं, बहुत अच्छा है। जो वो शहरियार अफरीदी साहब कहते थे आर्मी चीफ बाप की तरह होता है, ये बातें आपको याद है ना सारी। अब मुझे एक बात बताएं, मैं उधर आ जाता हूँ, आर्टिकल 6 की बात आपने की, 9 मई हुआ, किसी को सजा मिली? उन्होंने शहीदों का ये जो पुतले जलाए, GHQ पे हमला किया, कोर कमांडर के घर चले गए। इमरान खान की आप लिखा है वो रिकॉर्डिंग निकाल लेना, उन दिनों में वो लोगों को बुला कहते थे जाओ उधर जाके हमले करो, वो भी रिकॉर्डिंग निकलेगी, सब कुछ होगा। अगर उस वक्त इनके आज कितना टाइम हो गया है, 9 मई के एक बंदे को सजा नहीं मिली, क्यों? आप मुझे बताएं, जो बातें उन्होंने की, जो कुछ हरकतें की हैं उस वक्त, ये तो एक दुश्मन ही कर सकता है ना। आप ये किसी, मैं कहता हूँ कि वो TTP और PTI एक ही चीज़ बन गई है, फिर उनको भी इजाज़त दे दे करें कुछ। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है हम अदालत के पास जाएंगे कि वो ये फैसला करें कि हमने आर्टिकल 6 की जो एक रिक्वेस्ट की है, अभी तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कल कहा कि हम पार्लियामेंट में डिबेट करेंगे, अपने जो हमारे कोलीग हैं पीपल्स पार्टी है उनसे। डार साहब ने कहा, ख्वाजा आसिफ साहब तो जस्टिफाई नहीं, ख्वाजा साहब ने भी ये कहा है, डार साहब ने भी ये कहा है, लेकिन बात ये है कि कुछ ना कुछ तो एक आप किसी जगह खड़े होंगे ना, इस तरह के हालात आएंगे, क्या इमरान खान यही करता रहेगा, पाकिस्तान में अमन ना आए, सुकून ना आए? शुएब साहब आपकी जमात के ऊपर पाबंदी की भी बात कर रहे हैं, आर्टिकल 6 की भी बात कर रहे हैं, और जहाँ जुडिशरी का रोल हर मामले में आएगा, चाहे वो 6 हो आर्टिकल, चाहे वो पाबंदी हो सियासी जमात के ऊपर या कोई और मामला। देखिए, पहली बात तो ये है कि पाबंदी मैं बड़ी बात अगर ना करूँ तो ये इनमें ना जुर्रत है, ना ये लगाने की हिम्मत रखते हैं, ना इन्होंने कर सकना है। शेख मुजीबुर रहमान पे भी इन्होंने पाबंदी लगाई थी, मुल्क का क्या असर किया? सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। 9 मई की बात कर रहे हैं, मैं कल देख रहा था, मुस्तफ़ा खोखर ने बड़ी अच्छी बात की, हमारे मुकाबले में मध्य मुकाबल कैंडिडेट था, उसने कहा 9 मई का ड्रामा बंद करो, ये बता दें ड्रामा जिन्होंने किया, ड्रामा हमारे खिलाफ बंद करें। नहीं, ये जो करने वाले थे, सुने, जो हमारे खिलाफ करने वाले, कहता हूँ अच्छा कुछ हुआ पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं हुआ। मैं मुस्तफ़ा खोखर की बड़ी अच्छी बात मुझे अच्छी लगी, उसने कहा मुझे ये बताओ, मैं भी कैंडिडेट था, DHA में 90% वोट हमें पड़ा। उन्होंने कहा अगर 9 मई सच्चा है, बाकी PTI के खिलाफ है, तो फौज को चाहिए अपने लोगों को तो मुतमईन कर ले। DHA में रहने वाले 99% जो लोग हैं वो सारे हमारे वोटर हैं। किसको वोट दिया उन्होंने? PTI के कैंडिडेट को। वेयर एवर DHA इज, आप पोलिंग स्टेशन के आप रिजल्ट उठा के देख लें, आपको सामने सच नजर आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, मुझे बता दें, फैज़ और बाजवा की बात कर रहे हैं, आप हुकूमत में है ना 3 साल से, 2022 से लेकर 2023 तक, और आज 2024 में बैठे, जिस तरह भी हुकूमत नहीं, छोड़ दें इस बात को, भाई बाजवा फैज के खिलाफ करे ना आप एहतसाब, कौन करेगा? नहीं कर सकते। तो फिर बातें क्यों करते हैं? जेल गाने की कोशिश की थी उन्होंने, उससे आगे मैं चलता हूँ, दोबारा नहीं करें। एडहॉकिज्म की आपने बात की, विद रिस्पेक्ट विद द ऑनरेबल जजेस, पहली बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा 3 साल के लिए इन जजेस को एडहॉक जज लगाया जा रहा है। क्यों भाई 3 साल? अगले साल तक अगर सारे मुकदमात खत्म हो जाएं, इन एडहॉक जजेस को, अच्छा आपके ख्याल में इस वक्त क्या जरूरत थी एडहॉक जजेस? नहीं जरूरत थी, 17 जज अभी लगाए, 3 जज आप सुने, क्या आप इसको चैलेंज कर सकते हैं इस फैसले को? क्योंकि अभी 19 को इजलास होना है, क्या आप इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? इस वक्त से पहले जाना तो मेरा ख्याल मुनासिब नहीं होगा, इजलास तो कन्वीन हो चुका है, आपको अभी जाना, लेकिन प्रीएम्प्ट करना, लेकिन सब बार एसोसिएशन ने, सब बार काउंसिल्स ने, पूरे पाकिस्तान की, उन्होंने इस मौके पे इन जजेस की अपॉइंटमेंट को रिजेक्ट किया है। और नंबर 1, 3 साल के लिए पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हो रहा है। नंबर 2, आप एडहॉकिज्म को क्यों फ़रोग़ दे रहे हैं? 17 जजेस आपके पास ऑलरेडी कंप्लीट कोरम मौजूद है, उसमें लिखा हुआ है अगर कोरम इनकम्प्लीट हो तो फिर आप लगाएंगे। तीसरी बात मुझे आप बता दें कि आप नया चीफ जस्टिस आ रहा है 2 महीने बाद, 2 महीने छुट्टियाँ हैं, तीसरे महीने में वो नया चीफ जस्टिस आ रहा है, आप जाते जाते छुट्टियों में ये क्यों लगा रहे हैं? आपका क्या इंटरेस्ट है? आप आने वाले चीफ जस्टिस के हवाले करें, लेट द चीफ जस्टिस शुड डिसाइड।
आपने तो अपने लेकिन आप उनकी इंटेंशन को डाउट क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल मैं इंटेंशन को डाउट कर रहा हूँ। कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस की इंटेंशन को डाउट बोनाफाइड ही है, आपके ऊपर कंटेम्प्ट लग नहीं, इससे कोई कंटेम्प्ट लगती लैग ये जुडिशल कमीशन का है, ये बतौर चीफ जस्टिस नहीं कर रहे, ये चेयरमैन जुडिशल कमीशन कर रहे हैं बतौर चेयरमैन। देखें एक बात तय है, आप मिनॉरिटी में चले गए चीफ जस्टिस, इसमें कोई शक नहीं है। 15 तारीख से अगले हफ्ते से 2 महीने के लिए छुट्टियां हैं, तीसरे महीने नए चीफ जस्टिस आ रहे हैं। 3 साल के लिए उनके ऊपर आप 3 जज या 4 जज मुसल्लत करके जाना चाहते हैं, अभी वो अपनी चॉइस के जिन्होंने या पीटीआई के खिलाफ या मुस्लिम लीग नून के हक में या एस्टेब्लिशमेंट के हक में उन्होंने फैसले दिए हुए हैं। ये बड़ी बायस्ड ओपिनियन है, मैं इससे आपसे अच्छा मैं आपको बाई नेम बता देता हूँ, आप आए मेरे से ले लेना, आप ओपिनियन ले लें। अगर आप देखें, आप उस फैसले को करिए कि ढवाकिज्म नहीं होना चाहिए वहां तक आज, लेकिन इस मौके पे जाने वाले चीफ जस्टिस का ये काम नहीं है। आने वाले चीफ जस्टिस ने 3 साल चीफ जस्टिस रहना है, उसकी जिम्मेदारी है ना कि अगर वो इन जजेस के साथ सुने, इन जजेस के साथ वो खत्म कर सकते हैं केसेस, ठीक है, नहीं कर सकते वो लगा देंगे। ये 1975 से आप चेक करें, आज तक 18 के 20 एडहॉक जजेस आ चुके हैं। ये कह रहे हैं कि आने वाले चीफ जस्टिस कह रहे हैं, इसका मतलब ये ठीक है, तो ये भी आ रहे हैं ना 4 जजेस, 4 में से एक ने इनकार कर दिया मेरा ख्याल है, मुशीर आलम साहब ने ठीक है, 3 जजेस आ रहे हैं, आप उन पे शक कर रहे हैं। 3 का भी कंफर्म नहीं है, लेकिन बहरहाल एक ने इनकार किया। कितने केसेस सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं, कितने केसेस पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में? विद एहतराम के साथ शायद साहब ने कहा है कि सियासी केसेस ना सुने। जब वो जज बन जाता है ना, वो 18वें 20वें नंबर पे भी है, चीफ जस्टिस के बराबर जुडिशल पावर्स हैं उसकी। जब बेंच में बैठता है, आप उसको नहीं कह सकते कि आप सियासी केस सुनो या ना सुनो, और किसी को ये अख्तियार नहीं। ब्रेक ले लेंगे, लेकिन इधर हमारे यहाँ तो सारे प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। माजिद निज़ामी साहब, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद मखसूस नशिस्तों का हुकूमत की जानिब से ये जो 2 चीज़ें मार्केट में डाली गई कि सियासी जमात को बैन कर देते हैं तहरीक इंसाफ को, और आर्टिकल 6 लगा देते हैं, आपके ख्याल में ये डूएबल है? क्योंकि सियासत में कुछ चीज़ें डूएबल होती हैं, देयर आर सर्टन थिंग्स विच आर नॉट डूएबल। मुझे लगता है कि ये कहना तो आसान है, करना मुमकिन नहीं होगा। जी, ये खासा एक अहम नुक्ता है। उसकी वजह ये कि तहरीक इंसाफ के हवाले से रियासत की पॉलिसी में कोई नरमी नहीं है, और वो आखिरी हद तक जाने से बिल्कुल गुरेज़ नहीं करेंगे। इसलिए ऐसे लगता है कि तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में कमी होती नज़र नहीं आ रही। जहाँ तक पार्टीज़ को बैन करने का मसला है, तो इसमें हम एक इंटेलेक्चुअल डिबेट तो कर सकते हैं कि पार्टी पर पाबंदी का क्या नतीजा निकलता है या उसका क्या रद्द-ए-अमल आता है, लेकिन एक दफ़ा पार्टी मुश्किलात का शिकार हो जाती है। हम जमात इस्लामी की, नेशनल अवामी पार्टी की, अवामी लीग की बात करते हैं, उनकी मिसालें देते हैं, तो उसमें से जमात इस्लामी तो सुप्रीम कोर्ट से बहाल हो गई थी, लेकिन अवामी लीग बहाल नहीं हो सकी। तो क्या इस वक्त इमरान खान साहब ये इशारा कर रहे हैं कि वो शेख मुजीब का एक दूसरा रूप बन के सामने आएंगे? बुनियादी मसला ये है कि क्या तहरीक इंसाफ 9 मई के बाद इस पोजीशन में है कि वो एक बहुत बड़ा एहतजाज कर सके और वो ये बता सके कि वो अपनी पार्टी पर पाबंदी के ख़िलाफ़ या इन इक़दामात के ख़िलाफ़ स्ट्रीट पावर शो करने की अहमियत या सलाहियत रखती है? तो ये वो सवालात हैं जिनकी वजह से पीटीआई के जो दावे हैं उनको ज़रा ध्यान से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि एक दफ़ा तो सियासी जमात इन मुश्किलात में से गुज़रती है तो उसकी कमर टूट जाती है। ये बात दुरुस्त है कि 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ के वोटर ने अपनी राय का इजहार किया है, लेकिन अगली 8 फरवरी कब आएगी ये खासा दूर लगता है। सो इसलिए मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ को, लेकिन माजिद, जब 8 फरवरी को पीटीआई को बड़ी तादाद में वोट डले, उसके अंदर पीटीआई की मोहब्बत भी थी और एक निज़ाम से फ्रस्ट्रेशन का इजहार भी था। अभी ऐसी सूरत हाल में जब लोगों को बिजली के बिल जिसको 25,000 आता था उसको 60,000 या 65,000 आएगा, जिसको दूध का बिल महीने का 10,000 पड़ता था उसको 25,000 पड़ेगा, तो वो दोबारा वो फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर शामिल होगी। तो ऐसी सिचुएशन में एक्सट्रीम स्टेप्स, और वो भी एक जो पॉपुलर पार्टी बहरहाल ग्राउंड के ऊपर ज़्यादा वोट लेने वाली नज़र आ रही हो, उसके ऊपर करना डूएबल्स में आता है। मैं तो इसको मुश्किल समझता हूँ, आप क्या कहते हैं? जी, मुझे ये लगता है कि महंगाई के मामले पर पाकिस्तान की तारीख़ में कोई ऐसी अवामी मिसाल मौजूद नहीं है कि जिसमें अयूब ख़ान के दौर के बाद कोई महंगाई की बुनियाद पे ऐसे कोई बड़े फ़ैसले हुए हों या कोई ऐसी तहरीक चली हो कि जिसने हुकूमत को या ऐवानों को हिला के रख दिया हो। ये बातें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, टॉक शोज़ में तो बड़ी भली लगती हैं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर इस सिचुएशन को बनाना और इसको ले कर चलना, क्योंकि देखिए 9 मई को 5 से 10 हज़ार लोग थे लाहौर के अंदर, और उसके आफ्टर फैक्ट्स हम आज तक देख रहे हैं। 1 साल से पीटीआई लाहौर के अंदर कुछ बड़ा नहीं कर सकी।
सो ये सारी चीज़ों को जब हम मिला के देखते हैं तो ये एक मुश्किल काम लगता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ को इन सारी चीज़ों को गेज करते हुए अपनी अदालती लड़ाई के ऊपर फोकस करना चाहिए, कौमी असम्बली के अंदर अपनी कारकर्दगी पर फोकस करना चाहिए, ताकि वो वहाँ से हुकूमत को दबाव में लाकर तो कहीं ना कहीं अपने लिए कोई आसानी हासिल कर सकें। ये अच्छा तजिया आपका। शाइक उस्मानी साहब, आप क्या कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट्स का भी रोल आएगा, लेकिन सियासी मैदान में दोनों राय दे दें। अवामी लीग पे पाबंदी लगा के या ने उनके कुछ लोगों को नाअहल करार दे दिया, कुछ को नॉमिनेट करके बाद में असम्बली में ले आए, लेकिन उसका अंजाम हमारे सामने जो कुछ हुआ था। अभी क्या उसका रिपीट करने जा रहे हैं हम, या उससे कुछ मुख्तलिफ किया जा सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो उन्होंने कह तो दिया है दारा साहब ने कि हम इसको बैन करने जा रहे हैं या हम करेंगे जो कुछ करना हो, ये तो कह तो दिया उन्होंने, लेकिन उनके कहने के फ़ौरन बाद आप देखते हैं कि उनके अपनी पार्टी के लोगों ने क्या किया कि अभी तो हमने बाकी अपने इत्तेहादियों को कंसल्ट ही नहीं किया। तो जब उन्होंने अपने इत्तेहादियों को कंसल्ट भी नहीं किया और उन्होंने इत्तेहादी ऑलरेडी उनमें से बहुत से लोग सामने आ गए हैं, उन्होंने कहा है कि हम तो इसके फेवर में नहीं हैं, खासतौर से पीपल्स पार्टी तो कभी भी इसके फेवर में नहीं होगी। तो उस वक्त में मुझे तो नज़र नहीं आता कि ये इस किस्म की कोई रेफरेंस जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास, और वो रेफरेंस जाना भी इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आर्टिकल 17 जो है वो बड़ा क्लियर है। वो ये कहता है कि पहले तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करें और करने के बाद फिर उसके बाद आप एक डिक्लेरेशन दें, और डिक्लेरेशन जो है वो 15 दिन के अंदर अंदर उसका असर नहीं, 15 दिन के अंदर अंदर आपको फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट के पास भेजना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट के लिए फिर बैठ करके जो उनके पास जो सबूत हैं या शवाहिद हैं, ये मुझे मालूम नहीं कि सीक्रेट सर्विसेज के पास कोई एक्स्ट्रा और सबूत हैं जो कि अभी तक मंजर आम पे नहीं आए। अगर कोई ऐसी बात है तो वो कॉन्फिडेंट होंगे तो शायद वो ले आए। अगर वो ले आते हैं तो उस वक्त में वो इम्कानात हैं, क्योंकि बरसूरत एक चीज़ आप याद रखें कि हमारे जो अदारा है, खासतौर पर फौजी अदारा, वो एक चीज़ कभी नहीं माफ़ करता, वो अगर उनके इस्टेब्लिशमेंट पर कोई हमला तरीके से, ये वो चीज़ कभी माफ़ नहीं करते, ऑर्डिनरी डेज में भी माफ़ नहीं करते और वैसे भी माफ़ नहीं करते। तो ये जो एक 9 मई का जो इंसिडेंट हुआ है वो इनकी बड़ी टेक्निकल मिस्टेक थी PTI की, जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। अब उन्होंने वो कर दी तो उसका जो खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, और इसकी वजह से ये फौज तो यकीनन नहीं चाहेगी कि किस तरीके से ये पार्टी जो है ये बरकरार रहे। तो फौज की तो शायद सपोर्ट हो, लेकिन फौज के पास सपोर्ट उस वक्त होगी अगर इनका जो सीक्रेट सर्विस का अदारा है, इंटेलिजेंस का अदारा है, अगर उसके पास कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि ये दिखा सके कि ये यकीनन मुल्क के खिलाफ काम करे। दुरुस्त है। मेरा एक अक्लमंदी के ऊपर मबनी या किसी सियासी हिकमत के ऊपर मबनी फ़ैसला नहीं था। ऐसा फ़ैसला है जिसको यौम स्याह दुरुस्त तौर पर कहा गया, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब तक सियासत में है इसका बोझ जो है वो बर्दाश्त करती रहेगी। काशिफ साहब पल्स से हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। आज इनका एक सर्वे है जहाँ बिजली के बिलों, दूसरी जो अशिया महंगी हो रही हैं उसकी वजह से जो लोगों का रद्द-ए-अमल है उसके ऊपर इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है। काशिफ साहब, आप फरमाइएगा कि क्या रद्द-ए-अमल है लोगों का और क्या आपका सर्वे कहता है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका मौका देने का। देखेंगे ये स्टडी जो है ये बहुत सारी चीज़ों को इंडिकेट कर रही है। इस वक्त हमारी सोसाइटी में जो एक तरह से अभी आप लोग बात भी कर रहे थे, बेचैनी जो हो रही है महंगाई की वजह से। देखिए, अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की बात 39%, हमने इससे पहले कभी ना बिजली महंगा होने की इतनी शिकायत नहीं आई थी। अमूमन लोग कहते थे कि महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन पिन पॉइंट जब हमने ये वाली बात पूछी कि ऐसे कौन से 3 अवामिल हैं कि या चीज़ें जिनकी कीमतें बढ़ने की वजह से आपका मंथली बजट जो है डिस्टर्ब हो रहा है। और यही बात है, हर एक आदमी की इस वक्त एक ज़्यादातर हमारे यहाँ तनख्वाहदार लोग होते हैं, अगर कारोबार भी कर रहे हैं तो उनकी एक किसी न किसी हद तक एक गिनी चुनी आमदनी होती है। तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और पेट्रोल ने जो है वो बड़ा मेजर शेयर लिया है कि ये 2 प्राइसेस की वजह से हमारा मंथली बजट जो है डिस्टर्ब हो रहा है। इस मंथली बजट के डिस्टर्ब होने के अगर आप कॉन्सिक्वेंसेज देखें तो मतलब बज़ाहिर इस रिपोर्ट के अंदर मेडिसिन से 4% आई है, लेकिन मेडिसिन जो है बड़ा इंटीग्रल पार्ट है और ख़ासतौर पर हमारे बुजुर्गों के लिए बड़ा अहम है। और मेडिसिन का महंगा होना, फिर कुकिंग ऑयल जो है या घी वगैरह का महंगा होना, साथ में जो है जो रोज़मर्रा की ग्रोसरी की चीज़ें हैं जिसके अंदर आटा और जिसे आप कहें कि शुगर है, चीनी, इन सब का महंगा होना जो है ना बड़ा अलार्मिंग है। लेकिन ग्रोसरी आइटम्स के अंदर तो चाय भी आ जाती है, उसके अंदर दालें भी आ जाएंगी, उसके अंदर जो है वो साबुन और शैम्पू भी आ जाएगा। काशिफ साहब, आपके ख्याल में एक आम सारिफ जो है, एक आम पाकिस्तानी जो है जिसको आप समझते हैं कि ये बिजली के बिल, पेट्रोल, अद्वियात और ग्रोसरी, ये सारी चीज़ें बहुत परेशान कर रही हैं
उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा? वो आराम से घर बैठ के अपना सिर्फ लिविंग स्टैंडर्ड जो है उसको और नीचे ले जाएगा, या उसके रिएक्शन में कुछ इजहार करेगा, पब्लिकली रिजेंटमेंट देगा, क्या करेगा? देखिए, हमने से 1 साल पहले हमने इस चीज़ को रीड किया था, तो उस वक्त रीडिंग ये थी कि लोगों ने अपने बहुत सारी चीज़ें कम कर दी थी। हमने लाइफस्टाइल चेंज कर दिया था, महंगी चीज़ों से कम सस्ती चीज़ों पे आ गई थी, फ्रिक्वेंसी कम कर दी थी। लेकिन इस वक्त जो चीज़ नज़र आ रही है वो जैसे कि अभी निज़ामी साहब कह रहे थे कि लोग कभी अयूब खान के ज़माने के बाद बाहर निकले नहीं, लेकिन एक लावा यकीनन इसके अंदर मौजूद है जो कि फटने को है। लोग उनको सड़कों पे भी ला सकते हैं, कुछ चीज़ों भी कर सकते हैं, और जारी बात है एक अमूमन जो मतलब ये बेचैनी है, इसकी सीवियरिटी जो है वो गुज़श्ता 3-4 सालों की किसी भी महंगाई से बहुत ज़्यादा है। तो जब डेली लाइफ ही आपकी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और सुकून और डिप्रेशन और बाकी चीज़ों के साथ होगा, तो कोई ना कोई लावा फटने के चांसेस इसके अंदर मौजूद हैं। मैं उनकी बात से इख्तलाफ नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी इस वक्त मौजूद हो कि जिसके अंदर अवामी राय भी एक जानिब मौजूद हो और उसके साथ उसके ऊपर जब दोहरी एक मुसीबत डाली जाए तो कोई चीज़ मटेरियलाइज हो सकती है। जो कि काशिफ साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। माजिद साहब दोबारा आपके पास आऊँगा। आपके तज्जिए से मुझे इत्तेफाक है जो आपने तज्जिया किया, लेकिन काशिफ साहब कह रहे हैं कि अभी जितना बोझ बढ़ चुका है कुछ लावा फट सकता है। आपको लगता है ऐसी चीज़ मौजूद है? जी बिल्कुल, काशिफ साहब डेफिनेटली एक बड़ी अहम फर्म के साथ हैं और वो उसको लीड कर रहे हैं, उनके सर्विस बड़े क्रेडिबल होते हैं। तो मुझे लगता ये है कि जब हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं महंगाई से सताई हुई आवाम का और एक लीडिंग अपोजिशन पार्टी का, तो मुझे वो कॉम्बिनेशन बनता इसलिए नज़र नहीं आता कि वो लीडिंग अवामी पार्टी पिछले 1 साल से सियासी इंतकाम का शिकार है और उनकी जानिब से उनके कारकुन डेफिनेटली चार्ज्ड हैं, बट वो प्रैक्टिकली सड़कों पर नहीं हैं। सो इसलिए अवाम किसके पीछे जाएगी कि जहाँ से उसे कोई उम्मीद नज़र आए। एक शख्स जो पहले ही मुश्किल का शिकार है, और हम अब इस सिचुएशन को थोड़ा डाइसेक्ट कर लेते हैं कि क्या हो सकता है। क्या अगर हम शेख मुजीब की बात करें या किसी एहतजाजी तहरीक की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा को क्या करेंगे? उसे सिस्टम से अलग करेंगे, वो ऑलरेडी लैंड लॉक्ड है। क्या बलूचिस्तान को साथ मिलाएंगे? और देखें, अगर पंजाब में तहरीक नहीं चलेगी तो पूरे पाकिस्तान पे कोई उसका इम्पैक्ट नहीं आ सकता, क्योंकि मेन बैटल ग्राउंड पंजाब है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो पीटीआई की जो क़यादत है वो ना होने के बराबर है और पंजाब के अंदर कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं है। इसलिए बिजली के ऊपर, पेट्रोल की कीमतों के इजाफे के ऊपर जो फ्रस्ट्रेशन है उसको कोई वे आउट मिलेगा तो वो तभी बाहर आएगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इन्हीं गैर हकीकी तज्जियों की बुनियाद पर तहरीक-ए-इंसाफ ने 9 मई किया और उसका वो खमियाजा 1 साल से भुगत रहे हैं। उस वक्त भी ये तज्जिए थे कि एक तूफ़ान उठेगा और उसके बाद ये होगा कि फ़ौज के अंदर से हमें कुछ सपोर्ट मिलेगी, लेकिन फ़ौज में तो आखिरी बगावत 1996 में हुई थी, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें ज़रा ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए सियासी जमातों को अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। नासिर भट्ट साहब, क्या कोई ऐसी 9 मई से पहले तहरीक इंसाफ वालों को किसी ने आस दिलाई थी कि आप करेंगे तो देखें अंदर से भी सपोर्ट आएगी और सारा कुछ बदल जाएगा? आपने जो बात की ना, मुझे आप बताएं, 9 मई शोएब साहब कह रहे हैं ये कुछ नहीं है। अगर ये इनकी नज़र में वो कुछ नहीं है तो आप मुझे बताएं 9 मई एक ऐसा दिन है जिस दिन आर्मी पे मैं कहता हूँ कि हमला ही किया गया, उनके GHQ पे हमला हुआ, कोर कमांडर के घर हमला हुआ। वो यास्मीन राशिद थी, डॉक्टर उनकी वीडियो निकाले, वो कह रही इस तरफ चले, इधर जाना है। ये जो बाकी लोग जेल में हैं उनकी भी आप वीडियो निकाल लें, नहीं छोड़ेंगे, हम देख लेंगे तुम्हें। तो अगर उसका फैसला हो जाता, और आज मैं फिर आपको कहता हूँ कि इमरान खान को 9 मई पे माफ़ी मांगनी चाहिए, माफ़ी मांग ले कि मेरे से गलती हुई है, मैंने ये जो लोगों को उकसाया है। अव्वल तो मांगेगी नहीं, लेकिन मांगी भी तो कबूल नहीं होगी। अभी देखिए हालात बड़े अजीब। मैं कहता हूँ अब देर जो ये इसी आर्टिकल 6 में एक फॉरेन फंडिंग आप मुझे बताएं, वो इंडिया से वो सारी चीज़ें वो अभी तक वो भी है ना, वो आपके सामने है। वो आपने डेस्परेशन में 2 मूव्स किए हैं, पार्टी बैन कर दो और आर्टिकल 6 लगा दो। आप डेस्परेट हैं। सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला है आपको अपने हाथ से खिसकता हुआ इक़्तिदार नजर आया, आपने 2 डेस्परेट मेजर्स लिए। देखिए बात यह है कि ये चीज़ मैं आज आपको फिर कहूँगा कि जो हालात अब है, क्या सियासी जमातों को ये नहीं चाहिए कि पार्लियामेंट के अंदर बैठकर अपोजिशन में है या हुकूमत में बैठ के एक फैसले करें? आप बैठे ना, आप भी सियासी जमातें बुलाते हैं ना, देखें ना, दावत दें इनको। इन्होंने कहा था APC बुलाएंगे, हमने कहा आएंगे, आपने इस दौरान जाकर कहा कि जी हम तो करने नहीं, उसके बाद क्या हुआ? उमर अयूब साहब ने कहा हम नहीं आते, आप जा रहे हैं आर्टिकल 6 में।
हमने कहा ना बैठेंगे, बुलाएं एपीसी, हमने कन्विंस, हमने तो कंसेंट दी। क्या किया आपने इस दौरान, आपने क्या देखिए मैं बताऊं साहब साहब, पार्लियामेंट में शहबाज साहब एपीसी में शमूलियत की कंसेंट इमरान ने दी। देखिए हाँ उसने इमरान ने दी, ये बात सही है। कब बुलाई है इन्होंने? नहीं एपीसी होगी ना, बुला रहे हैं मेरी पार्टी को बैन करेंगे, पीएम साहब ने कहा लगाएंगे, फिर आप एपीसी बुलाएंगे। देखें आप मुझे बताएं, शहबाज साहब पीएम साहब ने जाके अपोजिशन लीडर से हाथ मिलाया, ये कुछ दिनों की बात है कि हम इकट्ठे बैठेंगे बात करते हैं, तो फिर उसके बाद किस बात पे आ गए? उमर अयूब साहब ने कहा हम कोई बात नहीं करते, आप निकाल ले रिकॉर्डिंग वो वीडियो सारी। इमरान खान ने ये होने नहीं देना, वो एक फितना आदमी है, उसने पाकिस्तान में सुकून नहीं आने देना जब तक ये फैसला नहीं होगा। तो फिर आपकी क्या स्ट्रेटजी है? चोरों को, नहीं देखें, मैं कहता हूं आप एक बात बताएं, वो साइफर क्या कह रहा था, अमेरिका ने साजिश की, किधर गया कोर्ट का फैसला? वो तो उसके पास अमेरिका के पास जाके उनसे माफी मांग रहे हैं, उनके साथ कह रहे हैं अच्छा बिल पास हुआ है वहां, भाई ये बड़े खुश हैं, आप तो कह रहे थे कि अमेरिका हमारे खिलाफ है। तो जो मुल्क के हालात हैं, कहीं आप आपस में बैठ जाएं तो शायद रास्ता निकल आए पाकिस्तान के लिए। देखिए नदीम साहब, इन कठपुतलियों के पास ना कोई सलाहियत है, ना ताकत है, ना अख्तियार है। इन्होंने देखे ना एक अच्छी बात की, आए जी एपीसी बुला रहे हैं, सबसे पहले इमरान खान ने कंसेंट दी, हम सब ने कंसेंट दी, आए जी बैठे बात करें, ठीक है। दूसरी बात मुझे बता दें, कोई एतमाद साजी का माहौल बातचीत करने का इन्होंने रखा है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमारे 3 लोगों को अगवा किया गया, 2 लोगों को अगवा किया गया। आमिर अभी तक 5 दिन से देखें FIR कटी हुई है, आप लोग उठा के ले जाएंगे। अच्छा दूसरा, रात जमशेद दस्ती के घर पे छापा मारा, रात मुअज्जम जतोई को उठा के ले गए, एक और हमारा सोशल वर्कर है, एक्टिविस्ट है सोशल मीडिया का, उसको उठा के ले गए। उससे पहले आपको पता है ये मीडिया कोऑर्डिनेटर रिजवान और उसके भाई को उठा के ले गए आज से 15 दिन पहले। उससे पहले आप देख लें अजहर मिशवानी के 2 भाई उठा लिया, अजगल के 2 भाई को उठा लिया। रिजवान को छोड़ा गया या नहीं? अभी तक नहीं छोड़ा, अभी नहीं छोड़ा, मैटर पेंडिंग है। अच्छा मुझे ये बता दें, आपका कोई तर्ज अमल, सियासी जमात के जो मुलाजमीन होते हैं ना उसमें से एक, उनमें से वो तो बेचारा मुलाजिम है, उसका कोई रोल नहीं है। अच्छा एक मिनट सर, एक मिनट नासिर साहब, मुझे बात कंप्लीट करने दें। आप मुझे बताएं, 9 मई का ये जोर लगा रहे हैं, मुझे बता दें पहले दिन से हमने क्या कहा था, लाइन जुडिशल कमीशन बनाएं, जिसका जो रोल निकले उसके खिलाफ आप कानून के मुताबिक प्रोसीड करें। आपको पता है अगर इनके पास नाकाबिल तदीद शवाहिद होते तो जज अब्बास सरगोदा वाला 9 वाला का वाक़या था ना, उसके ऊपर किस बात पर तशद्दुद कर रहे हैं, क्यों फायरिंग कर रहे हैं, क्यों उसके लीडर को हटा रहे हैं जिसके ऊपर कंटेम्प्ट चल रही है, ISI क्यों इन्वॉल्व हो रही है। नंबर 2 मुझे ये बता दें, हमजा कैम्प का केस आया जस्टिस जमाल बंदोखेल के पास, उन्होंने कहा जी ये 9 वाले हैं, इनकी ज़मानत खारिज करो। उन्होंने कहा एविडेंस लाओ, उन्होंने कहा जी वो एविडेंस है एक सिपाही स्पेशल ब्रांच का लाहौर वाला विटनेस है, उन्होंने कहा वो रहता लाहौर में है, काम लाहौर में करता है, विटनेस हमजा कैम्प का वो आ गया, ये आपकी इन्वेस्टिगेशन है। उन्होंने उसी वक्त उठा करके जमानतें दे दी। मुझे ये बता दें कि आपने कोई कानून कायदे के मुताबिक चलना है या अपनी मनमानी और मर्जी से और एक बात कर। कमरजमान कायरा साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। कायरा साहब बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासी रद्दअमल क्या होगा अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बैन करने का फैसला करती है? नदीम साहब, मैं क्योंकि पार्लियामान में नहीं हूँ, पार्लियामानी पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ, और अभी तक इस पे पार्टी की कोई बाकायदा मीटिंग नहीं हुई, तो मैं पार्टी का रद्दअमल तो नहीं दे सकता। हाँ, मैं अपने माजी से या अपने फहम के तहत जो मेरी जमात के बारे में मेरा है, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी जमात ऐसी किसी अमर को समझाने की पूरी कोशिश करेगी, इसको रजिस्ट करेगी, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जमातों को आप भले आपके पास बड़ा एविडेंस बड़ा सॉलिड हो, जो कुछ असेंबली तोड़ने के वक्त हुआ, जो कुछ वहां पे जिन लोगों के किरदार थे, उसको भी किसी तहसीन के या किसी बेहतर काम के हम नहीं कह सकते मुतहम्मिल हैं, लेकिन उसको एक तरफ रखते हुए जमातों को उनके किरदारों से और उनको मैदान में और सियासत में शिकस्त दी जा सकती है। हमें बाकी जमातों को ये ठीक है कि अगर हम ये समझते हैं, हमारी ये राय है कि वो फाशिज्म की तरफ जा रहे हैं, तो फाशिज्म को भी हम अथॉरिटेरियन रूल से नहीं रोक सकते,
बल्कि हम बेटर सियासत से, बेटर डेमोक्रेसी से रोक सकते हैं, अपने रवैयों, अपने किरदारों को बेहतर करके रोक सकते हैं लोगों की नज़र में। मेरी नज़र में तो वो बेहतर रास्ता है। कायरा साहब, लेकिन ये PMLN की जानिब से जो बयान आया और ये जो मूव अगर आगे मटीरियलाइज होती है तो आम तौर पर जब आपके पास सियासी रास्ते बंद हो जाए ना, तो वो आपके पास चॉइसेस ख़त्म हो जाए, या आप शिकस्त का इतराफ़ कर रहे हो, तो फिर आप एक्सट्रीम मूव की तरफ जाते हैं कि अच्छा इसके ख़त्म ही कर देते हैं, बैन लगा देते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। आपको लगता है कि ये पोलिटिकली सुसाइडल है ये मूव? नहीं नदीम साहब, ऐसा भी नहीं है कि वो बड़े जज्बाती होकर उन्होंने को फैसला कर दिया। वहाँ भी बड़े फहम वाले लोग बैठे हैं, और ये मामला ऐसा नहीं है कि हुकूमत वक्त ने फैसला कर दिया और ये मामला हो गया। ये मामला अल्टीमेटली अदालत में जाना है, सुप्रीम कोर्ट में जाना है, वहाँ एक रेफरेंस की सूरत में जाना है। अगर ये जाता है तो उस रेफरेंस को अदालत ने सुनना है, वहाँ एक बेंच बनना है जो 3 मेंबर का होगा या 5 का होगा या 7 का होगा या 13 का होगा। ये फैसला वहाँ सीनियर मोस्ट जज बैठ के करेंगे। तो क्या उन्हें नहीं पता तो उसका अगर वहां से ये वापस हो जाता है तो फिर क्या उसके माने निकलेंगे? मैं नहीं समझता कि वो किसी हेस्ट में या सिर्फ एक नई रिएक्शन में ऐसे हैं। कुछ बातें इक़दामात के तौर पे की जाती हैं, मसलन PTI की तरफ से भी जो बयानियां या लिसान इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत के बारे में सियासी जमातों अभी तक उनकी क़यादत की तरफ से भी जारी है, या पाकिस्तान के इदारों की तरफ, कुछ जज साहिबान की तरफ, कुछ हमारे फौज के लोगों की तरफ, तो उसके भी कुछ रिएक्शंस होते हैं। सियासी जमातें भी तो आखिर रिएक्ट करती हैं, वो भी तो इंसान है। उस रिएक्शन में मैं फिर ये कहूँगा कि बावजूद इसके कि इनका रवैया दुरुस्त नहीं है, इनका लिसान दुरुस्त नहीं है, अगर आपने तल्ख बातें, मैं ये फिर कहूँगा कि तल्ख बातों के जवाब में भी अगर हमने गाली गलौज को जवाब में गालियाँ ही देनी है तो फिर मसले का हल नहीं निकलेगा और बड़ी खराबी पैदा होने का इम्कान जरूर होगा। कमरजमान कायरा साहब, बहुत शुक्रिया। शायद सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर ये डिक्लेरेशन आता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या वजूहात देखेगी जिसकी बिना के ऊपर कोई भी वो फैसला कर सकती है? आपका मतलब है ये पार्टी बैन करने वाले मामले में? पार्टी बैन करने का? जी, अच्छा, ये पार्टी बैन करने वाले में तो पहले तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो ये जो सबूत लाने पड़ेंगे इनको, क्योंकि उसमें दिखाना ये ज़रूरी होता है कि ये पार्टी जो है वो मुल्क की सॉवरेंटी और इंटेग्रिटी के ख़िलाफ़ काम कर रही है, और इसके लिए उनके पास शवाहिद होने चाहिए, प्रूफ होने चाहिए। अगर तो उनके पास प्रूफ है तो वो लेके आएंगे, और अगर वो प्रूफ लेके आएंगे तो वो फिर प्रूफ सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेंगे, उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि ये पार्टी जो है मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रही है। तो आया सुप्रीम कोर्ट के जजेस उन सबूत से कन्विंस होंगे कि नहीं होंगे, ये एक ऐसी चीज़ है। अगर तो ऐसे सॉलिड प्रूफ हैं तो यकीनन वो कोई भी नहीं चाहेगा, चाहे वो जज हो चाहे कोई और हो, कि हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ कोई पार्टी काम करे, तो कोई भी नहीं चाहेगा इस चीज़ को। तो अगर उनके पास प्रूफ नहीं है, और क्योंकि कोर्ट में जजेस एक्सपीरियंस्ड हैं, वो इस चीज़ को देखेंगे, तो मेरे ख्याल में मुझे तो नज़र नहीं आता कि ये उनकी जो ये कोशिश है ये कामयाब होगी। और आर्टिकल 6 का मामला भी तो मिलता जुलता है ना, इसके ऊपर भी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा। ये तो आप भूल जाएं, क्योंकि आर्टिकल 6 का मामला जो है वो तो उसके लिए उन्होंने रेफर किया है, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन का ज़माना, वो मामला तो ख़त्म हो गया, वो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसले कर दिए, और उसके बाद इलेक्शन भी हो गए, वो तो क्लोज एंड पास ट्रांजैक्शन है, वो तो मेरे ख्याल में बेकार है। वो तो मेरे ख्याल में सिर्फ शोर शराबा सियासी मकासद के लिए उसको लाया गया, वरना उसकी कोई जान नहीं। माजिद साहब, अगर आप इस सूरत हाल का एक तजिया आइंदा के हवाले से अगर करें तो क्या कोई वे आउट भी निकलेगा पाकिस्तानी सियासत में, या ये जो खलफिशार और फसाद है पाकिस्तानी कौम इसी में रगड़ी जाती रहेगी? जी, ये बड़ा एक मुश्किल सवाल है। उसकी वजह ये कि अभी तक फ़रीक़ैन की जानिब से कोई लचक या नरमी नहीं दिखाई जा रही, और दोनों अतराफ़ से मामला आगे ही बढ़ता जा रहा है। ना तो तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई ऐसा मामला सामने आता है, ना रियासत की जानिब से आता है। तो वो जब उसके अंदर चीज़ें डी एस्केलेशन की जानिब ना जा रही हों, बल्कि वो आगे बढ़ती जा रही हों, तो फिर उसके अंदर मुफाहमत का या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का सोचना भी मेरा ख़्याल है मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अभी तक की सियासी सिचुएशन में तो लगता है कि मामलात ख़राबी की तरफ ही जा रहे हैं। एक लाइन में दोनों से सर, आपके ख्याल में कोई रास्ता है जिससे मुफाहमत हो? फिर वही बात करूंगा कि जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि अपोजिशन से कि हमारे से बात करें,
आखिर इस काल असम्बली में जो लोग हम बैठे हैं, चाहे अपोजिशन में हैं चाहे हुकूमत में, फैसले हम नहीं बैठ के करने हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि मेरी राय में ये, मैं एक कारकुन कहता हूँ कि हमें असम्बली में बैठ के अपने मसाइल खुद हल करने हैं। शुएब साहब, जितना थोड़ा बहुत इनके पास अगर कोई पॉलिटिकल कोई स्पेस रहेगी है, ये अपनी उसको भी ख़त्म कर रहे हैं, अपने आप को तबाह कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये फ्यूचर में ये पार्टी बाकी भी रहेगी। मुल्क के आइन और कानून से ये खिलवाड़ कर रहे हैं। निज़ाम इंसाफ में हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुल्क की पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ से सबसे बड़ी रुकावटें ये खड़े कर रहे हैं और जमहूरियत को इन्होंने ढकोसला और तमाशा बना दिया है। जब तक आइन और क़ानून की बालादस्ती, निज़ाम इंसाफ की दुरुस्तगी और जमहूरियत को ये तस्लीम नहीं करेंगे, मेरा ख्याल है हमारा मुल्क आगे नहीं चल सकता। 9 मई की माफ़ी आज मांग और माजिद निज़ाम का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।